जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज़ अक्षय झा, ऑल इंडिया रैंक 27 CAPF 2019। आज हम पेपर 2 की ब्रॉड स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करेंगे एंड आई टेल यू व्हाट हेल्प मी गेन ऑल इंडिया रैंक 27 इन CAPF एग्जामिनेशन। पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि वाई इज़ पेपर 2 सो इम्पॉर्टेंट। पेपर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कैन ईदर गेट यू अ गुड रैंक और इट कैन किक यू आउट ऑफ द रेस। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पेपर 1 में 150 प्लस स्कोर थे, पर मे बी बिकॉज ऑफ पेपर 2 एंड इंटरव्यू दे वर आउट ऑफ द रेस। तो अगर आप ये सोचते हो कि आप पेपर 1 में बहुत अच्छा मार्क्स ले आओगे, 150 ले आओगे, 160 ले आओगे, फिर आपका सिलेक्शन तो पक्का है, तो ये बात ज़रूरी नहीं है। पेपर 2 का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपकी रैंक में एंड ओवरऑल CAPF के प्रोसेस में। दूसरी चीज़, पेपर 2 इतना चैलेंजिंग क्यों है? पेपर 2 चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि पेपर 2 के लिए कोई स्टैंडर्ड रिसोर्स नहीं है मार्केट में। लोग या तो SSC CGL का पढ़ लेते हैं इंग्लिश, या तो सिविल सर्विसेज के इंग्लिश के बुक्स उठा लेते हैं। पर ट्रस्ट मी, दोनों में से कोई फ़ायदे कारक नहीं होता है, क्योंकि CAPF की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं या तैयारी करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। आपको स्पेसिफिक तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या अलग हो जाता है दूसरे एग्ज़ाम से CAPF में जो इंग्लिश की जो प्रिपरेशन होती है। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस थी पेपर 2 में। ऑल्दो मार्क्स आउट नहीं हुए हैं, पर मेरे पेपर 1 में बहुत कम मार्क्स थे, तो मेरी जो रैंक है मैं उसका सारा श्रेय पेपर 2 को देना चाहूँगा। पेपर 2 इनफैक्ट मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में आधा घंटा पहले ख़त्म कर चुका था एंड पेपर 2 के मैंने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, उससे पहले मैंने पेपर 2 देखा नहीं था, ना ही मेरी इतनी अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी। तो आई गेस मैं जो आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा वो काफ़ी एक श्योर शॉट स्ट्रैटेजी हो सकती है। ऑल्दो अगेन ये एक डिस्क्लेमर दूंगा कि हर किसी का राइटिंग स्टाइल, हर किसी का तैयारी करने का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है। तो टेक मी एज अ रेफरेंस बट डू नॉट फॉलो मी ब्लाइंडली। ठीक है, चलो फिर इन द नेक्स्ट पार्ट ये समझते हैं कि पेपर 2 का पैटर्न क्या है। 200 मार्क्स का आपका पेपर आता है, 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। उसमें 80 मार्क्स का एस्से होता है, 40 मार्क्स का आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होता है, 20 मार्क्स का आपका 25 मार्क्स का आपका ग्रामर होता है। उसके बाद 20 मार्क्स का आपका रिपोर्ट होता है। उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है 20 मार्क्स का, और प्रेसी राइटिंग होता है 15 मार्क्स का। अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को एनालाइज करेंगे। आई स्टार्ट विद ग्रामर। ग्रामर की प्रिपरेशन कैसी कर रही है? ग्रामर जो है वो 25 मार्क्स या तो आपको पूरे के पूरे मिल सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, या तो 25 के 25 मार्क्स गायब हो सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके रैंक के लिए बहुत बुरा है। आप बिना उस 25 मार्क्स के आप अच्छा रैंक या CAPF में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अब आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है? अब कोई बड़ी किताब, मोटी किताब उठा के मत बैठ जाओ कि अब सारा इंग्लिश का ग्रामर पढ़ेंगे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 10 साल का आप CAPF का पेपर उठाओ, उसमें ग्रामर देखो कि ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है, उसको सॉल्व करो। अब ये समझो कि कौन कौन से टॉपिक्स से सवाल आए हुए हैं ग्रामर में। जिन भी टॉपिक से सवाल आए हुए हैं उन टॉपिक्स को आप पढ़ लो। अब उसके लिए भी आप फिर कोई मोटी किताब मत उठाओ, इंटरनेट अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, उन टॉपिक्स को सर्च करो और उसके बारे में बेसिक तैयारी जितनी होती है आप उसको कर लो, तो इससे आपका ग्रामर हो जाएगा। इनफैक्ट 25 में से अगर आप 20 भी स्कोर कर लेते हो तो बहुत एक डिसेंट स्कोर हो जाएगा आपका ग्रामर में। दूसरा आते हैं आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पे। अब आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कैसे करना है? एक ब्रॉड फ्रेमवर्क क्या होता है? जनरली आप देखोगे कि आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स रैंडम टॉपिक्स पर नहीं होते,
कुछ टॉपिक होता है, करंट अफेयर का टॉपिक होता है जो चल रहा होता है, उसके बेसिस पे उन्होंने पूछे होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। तो एक ब्रॉड आपका फ्रेमवर्क ये होना चाहिए कि आप उसको एक इंट्रोडक्शन दे दो 2-3 लाइनों में, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। और अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन में 20 एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, तो आप ये ज़रूर इंश्योर करो कि मिनिमम आप 10 पॉइंट्स आर्ग्यूमेंट के दे रहे हो एंड मिनिमम 10 पॉइंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट के दे रहे हो। और उसके बाद उसको कंक्लूड कर दो कि आप किसको फेवर करते हो एंड व्हाट वुड बी द राइट वे आउट। इनफैक्ट फेवर मत करो, एक मिडिल ग्राउंड दे दो एंड द राइट पाथ, द वे फॉरवर्ड, वो आप लिख सकते हो। मिनिमम 10 पॉइंट ज़रूर लिखना, उसके ऊपर आप पॉइंट्स लिख सकते हो जिस भी आर्ग्यूमेंट को आप फेवर करते हो। अगर आप अगेंस्ट में फेवर है आपका तो आप उसमें लिख दो, या फॉर में है तो आप वहाँ पॉइंट्स लिख दो। तो आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट का यही स्ट्रैटेजी है। प्रिपरेशन का सोर्स क्या है? कोई अलग प्रिपरेशन का सोर्स नहीं है। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि अपने डे टू डे लाइफ में जब आप किसी से बात करते हो और आपके पास कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, चूज़ दोस टॉपिक्स एंड जनरेट आर्ग्यूमेंट्स। इससे आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी और आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है। अब आपको पता होना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन करना कैसे है। कॉम्प्रिहेंशन का एक एक क्वेश्चन होता है नियरली 5 मार्क्स का। अब यहाँ पे कई बार दिक्कत ये आ जाती है बच्चों को कि 5 मार्क्स का तो क्वेश्चन है, अब उसका आंसर तो कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ एक सेंटेंस है, तो अब आपको उसको बढ़ाना है। आप 5 मार्क्स के लिए सिर्फ एक सेंटेंस लिखोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स वो कम देगा, एक सेंटेंस पे वो 5 मार्क्स नहीं दे देगा आपको। अब आप बढ़ाओगे कैसे? अब जब आपने उसकी डिमांड फुलफ़िल कर दी है, जो उसने क्वेश्चन पूछा है और जो वो 1-2 लाइन का आपको आंसर मिला है पैसेज में, अगर आप वो लिख देते हो, उसके बाद आप पूरे पैसेज के एसेंस को समझिए और पूरे पैसेज के एसेंस के हिसाब से उसमें जो आपको एडिशनल पॉइंट्स लग रहे हैं आप वो लिख दीजिए। या कोई आपको स्टैंडर्ड कोट याद आ रहा है जो उस कॉन्टेक्स्ट में बैठ जाएगा, तो आप उसको लिख लीजिए। उसमें एक होता है एक पर्सनल ओपिनियन वाला क्वेश्चन भी होता है उसमें, वहाँ पे भी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। पर ये क्रिएटिविटी आप तभी दिखाना जब आप उस क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस कर देते हो फ्रॉम विद इन द पैसेज। पहले पैसेज को पढ़ो, पैसेज के आंसर्स लिखो, फिर अगर स्कोप है और लिखने का तो आप लिखो, पर एट द सेम टाइम डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, क्योंकि उसके फिर नेगेटिव मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इसके बाद आपका रिपोर्ट आ जाता है। रिपोर्ट राइटिंग के कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जो आप अगर यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख लो या गूगल पे फॉर्मेट देख लो तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिल जाएगा रिपोर्ट राइटिंग का, किस टेंस में लिखना है, ऊपर क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है। पर रिपोर्ट राइटिंग में कंटेंट की दिक्कत आती है कई बार। कंटेंट की दिक्कत ऐसी हो सकती है कि आपको क्या लिखना है उसमें, पर अगर आप रिपोर्ट राइटिंग के एसेंस को समझ लोगे तो आपको पता लगेगा कि रिपोर्ट राइटिंग भी किसी न किसी ऐसे टॉपिक से पूछा गया है जो एक रीसेंट इवेंट है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने क्या किया था। मैंने अपने टाइम पे जो एक रीसेंट इवेंट था, एक बिहार शेल्टर होम्स पे एक केस चल रहा था उस टाइम, तो मैंने वो पूरा का पूरा केस जैसा मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर्स में, मैंने वैसा लिख दिया कि करंट अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, हुआ क्या है और आगे क्या अथॉरिटीज़ ने क्लेम किया, क्या होगा नहीं होगा। तो आप या तो ये कर सकते हो कि जो भी करंट इवेंट है आप सीधे सीधे उसको लिख दो, या तो आप ये कर सकते हो कि कोई फिक्शियस इवेंट तैयार कर सकते हो, बट देन आपको फिर उसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्टोरी बनानी पड़ेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप या तो ये करो कि बेस्ट यही रहेगा कि आप जो करंट में इवेंट चल रहा है उसको लिख दो अपने वर्ड्स में। दैट वुड बी बेस्ट इन रिपोर्ट राइटिंग। अगेन उसको बहुत फॉर्मल रखना, रिपोर्ट राइटिंग में कोई भी इररिलेवेंट चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप 4-5 रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है। इसके बाद आपका आ जाता है प्रेसी। प्रेसी बहुत ही एक ट्रिकी सा एक टॉपिक है। या तो आप इसमें बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो या तो आप बहुत ख़राब स्कोर कर सकते हो। इसका रीज़न ये है कि प्रेसी में आपकी वोकैबुलरी चेक होती है। ये आप कैसे करोगे? वोकैबुलरी चेक, वोकैबुलरी प्रिपेयर करने का
जो सही तरीका है वो यही है कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो। उसमें जो डेली यूज़ के जो कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते पर होते हैं, तो आप उसको लिख लो, उसको तैयार कर लो। अब आप इसको यूज़ कैसे करोगे वो मैं बताऊँगा। प्रेसी को लिखने के से पहले 3 स्टेप्स होते हैं रीडिंग के। पहला जो होता है आप प्लेन रीडिंग दोगे उसको। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, जब आप रीड कर रहे हो तो जो भी 3-4 वर्ड्स आपको लग रहे हैं कि इसको कंबाइन करके कोई एक ऐसा वर्ड लिखा जा सकता है जिससे चीज़ें छोटी हो जाएंगी, तो आप वैसे करो। वैसे अगर आप पूरे फिर प्रेसी में वो चीज़ कर लो। थर्ड रीडिंग में आप ये मार्क करो कि आपको कौन सी लाइन लिखनी है, कौन सी लाइन नहीं लिखनी है, कौन सी एलिमिनेट करनी है। उसके बाद जब आप प्रेसी लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो प्रेसी का यही स्ट्रैटेजी है। हाँ, उसके बाद जो मेजर पार्ट है पूरे पेपर का वो है एस्से राइटिंग। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत लोग शायद पहले एस्से से शुरू करें, पर मैंने एस्से सबसे लास्ट में किया था। उसका रीज़न ये था कि एस्से या तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है या तो आप बहुत जल्दी जल्दी कर दोगे जिसमें आप एस्से में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे। तो ऐसे मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था कि जितना टाइम बचेगा उस हिसाब से मैं सोचूंगा और उस हिसाब से मैं एस्से के लिए स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। तो एस्से की क्या ब्रॉड स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। 6 एस्सेज होते हैं, आपको उसमें 4 लिखना होता है। और एस्से के लिए अगर आप रिसोर्स पूछोगे तो रिसोर्स आई वुड से कि न्यूज़पेपर्स ही होगा। आप दूसरे एस्सेज देख सकते हो, शायद सिविल सर्विसेज में टॉपर्स के एस्सेज दे सकते हो। मैं यही कह रहा था कि आप अगर वो एस्सेज देखते हो तो आप यहाँ पे गलत कर दोगे, आप यहाँ पे सही से नहीं कर पाओगे। क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो एस्सेज लिखने होते हैं वो लिखने होते हैं 1500 वर्ड्स के, यहाँ पे लिखना होता है 300 वर्ड्स का। यहाँ पे 1500 वर्ड्स में आपके पास बहुत सारा स्कोप होता है कि आप सारी चीज़ें इंक्लूड कर लो, पर 300 वर्ड्स में नहीं होता है। 1500 वर्ड्स में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप आउटलाइन बनाओ, क्योंकि आपको 1500 वर्ड्स भरने होते हैं। यहाँ पे 300 वर्ड्स भरने के लिए बहुत ज़्यादा आउटलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर दिमाग में होगा तो आप कर लोगे कैसे पॉइंट्स को सीरीज़ वाइज मेंशन करना है। दूसरी गलती जो लोग एस्सेस में करते हैं वो ये करते हैं कि लोग एक आंसर फॉर्मेट में लिख के आते हैं, इंट्रोडक्शन लिख दिया, बॉडी लिख दी, कंक्लूजन लिख लिया। इससे मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत बुरा स्ट्रैटेजी है, बट ये आपको सिर्फ एक एवरेज मार्क्स दिलाएगा, आपको कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स नहीं दिलाएगा, आपको एस्सेज में 6-7 मार्क्स से ऊपर नहीं लेके जाएगा। एस्सेज क्या डिमांड करता है आपसे? एस्सेज आपसे डिमांड करता है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी दिखाओ, आप अपना क्रिएटिव माइंड दिखाओ, आपके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा है, आप ये समझाने की कोशिश करो। तो व्हाट आई वुड से कि आपके पास 300 वर्ड्स हैं, जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम फिट करने की कोशिश करो। आई थिंक दैट्स सफिशिएंट। और बहुत ज़्यादा डाइग्रेस मत होना एस्से में, एस्से पे बहुत ज़्यादा फोकस भी मत करना, क्योंकि एस्से आपको मार्क्स नहीं दिलाएगा, आपको मार्क्स दिलाएंगे बाकी के सेक्शंस जो आपको पहले अटेम्प्ट करना है। अब कंक्लूड करते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने कैसे किया था और कैसे मैं पेपर आधा घंटा पहले करके आराम से बैठ गया था। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि पहले मैं ग्रामर सॉल्व कर रहा था। जस्ट अ सेकंड। स्ट्रैटेजी ये थी कि पहले मैंने ग्रामर पढ़ लिया, ग्रामर में जितना कर पाया उतना मैंने कर दिया, जितना बच गया था उसको मैंने छोड़ दिया, उसके क्वेश्चंस मैंने दिमाग में याद कर लिए। उसके बाद मैं चला गया मैं कॉम्प्रिहेंशन पे। कॉम्प्रिहेंशन में फिर स्टैंडर्ड से पढ़ लो, आप आंसर लिख लो, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने का नहीं है। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि आपका जो इनिशियल ड्रैग होता है पेपर स्टार्ट करने का, वो आपका ये ख़त्म कर देता है। बाकी अगर आप ऐसे लिखोगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम दोगे सोचने में, लेकिन अगर आप इससे स्टार्ट करते हो तो जब तक आप एस्से तक पहुंचोगे आप काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम मोड में आ जाओगे और एस्से यूँ निकल जाएगा। तो दूसरी चीज़ मैंने कॉम्प्रिहेंशन करी। और मैं क्या करता था कि बीच बीच में कहीं अगर मैं अटक रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ तो मैं वापस ग्रामर पे चला जाता था। मैं देख लेता था कि कौन सा क्वेश्चन जल्दी जल्दी किया जा सकता है। तो ग्रामर मैंने ऐसा रखा था कि आई वॉज गोइंग बैक एंड फोर्थ, मैं देखता रहता था कि बीच में क्या कर सकता हूँ अगर मैं कहीं अटकता था तो। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के बाद मैंने प्रेस ही कर लिया। बहुत ज़्यादा उसमें नहीं सोचना है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिवनेस नहीं चाहिए, वोकैबलरी आपको याद है, आप कर सकते हो।
उसके बाद आप रिपोर्ट राइटिंग में चले जाओ, उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करंट इवेंट्स हुए हैं, उसको आपको कैसे लिखना है, नहीं लिखना है। उसके बाद आपका एस्से आ जाता है, उसके बाद आप एस्से कर लो। बीच में मैंने ये भी किया था कि एस्से से पहले मैंने काउंटर आर्गूमेंट्स के इंट्रोडक्शन लिख लिया था मैंने फिर आर्गूमेंट्स फॉर, उसके नीचे मैंने काफ़ी ज़्यादा जगह छोड़ दी थी आर्गूमेंट अगेंस्ट, और उसके नीचे मैंने काफ़ी ज़्यादा जगह छोड़ दी थी, और मैंने एक कंक्लूडिंग रिमार्क लिख दिया था। और जितने भी आर्ग्यूमेंट्स मैं तब लिख पाया था मैंने लिख दिया था। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता था बीच में, जैसे मैं मान लो एस्से लिख रहा हूँ तो मैं कहीं सोच रहा हूँ कोई पॉइंट जो तब दिमाग में नहीं आ रहा है, या थोड़ी देर के बाद मैं लिखना चाहता हूँ एस्से, तो मैं बीच में यहाँ पे आ जाता था, मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता था, फिर मैं वापस एस्से पे कंटिन्यू कर देता था। तो ऐसे मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और ग्रामर, इसको मैं बैक एंड फोर्थ करता रहता था। तो इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको टाइम की कमी महसूस हो रही है तो आप ये चीज़ ट्राई करके देखना। और यही है ब्रॉड स्ट्रैटेजीज़। मैंने कुछ मिस कर दिया हुआ होगा तो आप कमेंट्स में बिल्कुल मेंशन करिए। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। चलो, थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।